हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज के इस नए वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 डेवलपमेंट का। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में हमने व्हाट इज़ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है वो समझा, डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट समझे, जैसे कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डेवलपमेंट। हमने थर्ड पॉइंट जाना कि कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट क्या होता है। ये 3 पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में कवर किए, तो आप ज़रूर पार्ट 1 पहले देखिए फिर पार्ट 2 में देखिए। तो आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले इनकम एंड अदर गोल्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा नेशनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और हमारा थर्ड पॉइंट होगा हाउ टू कंपेयर टू डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज। उसमें का भी हमारा सब टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो ये 3 पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें हमने पूरा डिटेल में और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट है इनकम एंड अदर गोल्स। अब तक हमने डेवलपमेंट क्या होता है ये समझ लिया है। उसमें एक इनकम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे आप आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हो और डेवलपमेंट कर सकते हो। मगर सिर्फ इनकम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता है, उसके साथ ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारा अदर गोल्स एक क्या होता है, पहले हम अदर गोल्स समझते हैं। अदर गोल्स इसमें क्या है, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये जो होते हैं वो अदर गोल्स होते हैं इनकम के अलावा जो हमारे गोल्स होते हैं। क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे लिए ये गोल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास अच्छी स्टेबल इनकम है मगर आपको सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। संडे को मस्त नहा धो के और आना, मैं तुम्हें घर पे आके दे के जाऊंगा संडे को। पक्का ना? पक्का। चलो अभी देख। आपको सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, आपकी फ्रीडम नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट करने का फ़ायदा नहीं होता है ना। आपकी इनकम ज़्यादा रहे तो भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो। तो इसीलिए ये अदर गोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि हमारी कुछ कॉमन नीड्स होती है, हम जो अगर कुछ रह रहे तो हमारी कुछ कॉमन नीड्स होती है। वो कौन सी कॉमन नीड्स होती है, जिसमें रेगुलर वर्क हो गया, बेटर वेजेस, गुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये हमारी सबके लिए एक कॉमन नीड्स होती है डेवलपमेंट के लिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ये जो फैक्टर्स है अदर गोल्स के, वो हम पैसे दे के परचेस नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल थिंग्स हो गई, कौन सी जैसे व्हीकल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, या कौन से ऑर्नामेंट्स हो गए, या कौन सा भी रियल इस्टेट हो गया, हम उसे पैसे दे के परचेस कर सकते। मगर ये जो अदर गोल्स होते उसको हम परचेस नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा है मार्केट में फ्रीडम 10 रुपये किलो या ऐसे सिक्योरिटी 30 रुपये किलो बिकती है? नहीं। तो वो नहीं हो सकता है ना। तो ये जो अदर गोल्स होते हैं वो आप परचेस नहीं कर सकते हो, वो एक एनवायरनमेंट में पहले से होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अदर गोल्स है मोर इंपॉर्टेंट दैन मोर इनकम। यानी कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, जैसे हमने कुछ ही देर पहले एग्जांपल लिया था कि आपकी इनकम ज़्यादा है मगर ये जो फैक्टर्स होते हैं अदर गोल्स के वो आपको नहीं मिल रहे, तो आपका डेवलपमेंट का कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए आपके लिए ये अदर गोल्स जो होते हैं वो आपके इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या ये जो अदर गोल्स होते हैं वो आपको इनकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें अदर गोल्स का काफ़ी एक इम्पोर्टेंस हमारे सोसाइटी में या हमारे डेवलपमेंट में होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम ये अदर गोल्स का इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं। उसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है गेटिंग अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस। अगर आपको एक जॉब मिल रही है वो आपके घर से काफ़ी दूर आपके लिए जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए। ध्यान रखना भाई, भाई चिट्ठी विट्ठी लिखना। दुल्हन हूँ क्या, शादी करके जा रहा हूँ। लेकिन भाई याद तो आएगी ना। अरे सर्किट तू ही संभालना यार। भाई तू बुक ले। तो इसमें इनकम तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट के लिए, मगर इनकम को छोड़ के ऐसे कौन से अदर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम इसकी मदद से समझने की। फर्स्ट है हमारे पास फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, यानी कि आप जहाँ पे जॉब करने के लिए शिफ्ट हो रहे हो, आपके लिए फैमिली के लिए वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हो उसके आजू बाजू में कौन सी फैसिलिटीज़ है, क्या वहाँ से मार्केट आपके घर से पास है, क्या आपके जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ से हॉस्पिटल पास है, या ऐसे कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग एटमॉस्फेयर, आप जहाँ भी काम कर रहे हो आपके लिए वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, कि आपके साथ कैसा बिहेवियर होता है वहाँ पे, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप कुछ अलग अलग या नया सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, आपकी उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर कहीं पे अगर आप जॉब करना चाहते हो
तो वो जॉब आपके लिए स्टेबल है कि नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ आपके लिए 2-3 महीने के लिए जॉब है और बाद में आपका उनका कुछ रिलेशन नहीं और आप बाद में अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो फैक्टर्स हमने देखे ये अदर गोल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। पर इनकम तो आता है, इनकम एक बेसिक है, मगर उसके अलावा जो हम फैक्टर्स देख रहे हैं वहाँ पे ये अदर गोल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है वाई कंपनीज डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, या इसी जैसे जो कंट्रीज सिमिलर होती है इनकी जैसे सिचुएशंस में वहाँ पे कंपनीज इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहती मल्टीनेशनल कंपनीज। तो वो कौन से फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है टेररिज्म। ये जो कंट्रीज़ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ पे तो आपको पता ही है कि तालिबान जैसे काफ़ी फेमस टेरर ग्रुप्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो जिससे वहाँ पे एक दहशत होती है आम लोगों के ऊपर। एग्जांपल देखा जाए तो हम गन का लेते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं पे गन परचेस करना चाहते हो तो आप इजीली परचेस नहीं कर पाते हो, मगर वही गन अगर आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान में परचेस करना चाहते हो तो आपको ईजिली AK-47 जैसे गन्स आपको मिल सकते हैं, जिससे आप वहाँ पर टेररिज्म का अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट है इंस्टेबल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं वहाँ पे इंस्टेबल गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट 75 ईयर्स में वहाँ पे एक भी गवर्नमेंट अपना 5 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई, जिससे कोई भी गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ अच्छे से फॉलो नहीं कर पाई या वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाई और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट होना आपके डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट है नो सिक्योरिटी, यानी कि इसका हम एग्जांपल अगर देखें, एक कंट्री है वहाँ पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप कर रही है, काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट कर रही है अपने डेवलपमेंट के ऊपर, मगर उसको जो है टेररिज्म से काफ़ी खतरा है और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। आप बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हो और जो टेरर ग्रुप्स है वो बिल्डिंग्स तोड़े जा रहे हैं, तो आपकी डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा, कोई सेंस नहीं बनता ना। इसी तरीके से आपको सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए कोई भी जो कंट्रीज़ है वो अपना डिफेंस बजट उसके अकॉर्डिंग की नीड्स के अकॉर्डिंग बढ़ाती है या कम करती है। मोस्ट ऑफ द सब कंट्रीज बढ़ाती है अपना डिफेंस बजट। नेक्स्ट, साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया मेरा। नेक्स्ट है मोर मिलिट्री इंटरफेरेंस, यानी कि जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में उसकी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो रोल प्ले करते हैं उनके MPs या उनके प्राइम मिनिस्टर, उससे ज़्यादा वहाँ की जो मिलिट्री होती है उनका इंटरफेरेंस उनके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ज़्यादा होता है, जिससे पीपल की डेवलपमेंट के नीड्स पे अफेक्ट होता है और वहाँ की कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके लिए वहाँ पे कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, ये अदर गोल्स थे। अगर ये हमने फैक्टर्स देखे एक पर्सनल लेवल के ऊपर और ये फैक्टर्स हमने एक नेशनल लेवल के ऊपर देखे हैं। 2 केसेस डिस्कस करते हैं जिस केसेस की मदद से आप समझ सकते हो कि अदर गोल्स आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो केस 1 में आपका फर्स्ट पॉइंट है हाई पे, यानी कि आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी है। सेकेंड पॉइंट है नो जॉब सिक्योरिटी, कि आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है उसमें। थर्ड पॉइंट है इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपको जो काम दिया जा रहा है वो कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए है, वो रेगुलर आपके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। फोर्थ है नो टाइम फॉर फैमिली, यानी कि आपको ओवर टाइम वहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा केस 2 में है कि लेस पे, यानी कि आपकी इनकम थोड़ी कम होगी, यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, ये आपको एश्योरेंस दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होगी कुछ फिक्स टाइम के लिए नहीं होगी, वो पूरे थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी। फोर्थ है फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग, यानी कि आप जितना भी काम कर रहे हो उसमें वो फिक्स होगा, उतने ही घंटे आपको काम करने, उससे ज़्यादा ओवर टाइम नहीं करना है। ये हमारा केस 2 है। तो इन दोनों केसेस में आप क्या चूज़ करोगे? मोस्ट ऑफ द पीपल केस 2 चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकम लेस है, मगर ये जो अदर फैक्टर्स वहाँ पे वो आपके लिए काफ़ी अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल डेवलपमेंट, इसमें डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। जैसे आपने देखा कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल होता है। अगर एक पर्सन एक से उसके लिए डेवलपमेंट गोल कुछ अलग हो सकता है और पर्सन दूसरा है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल कुछ अलग हो सकता है। इन द सेम वे उन दोनों पर्सन्स के लिए नेशनल डेवलपमेंट का गोल भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर एक पर्सन ए है वो कुछ अपनी अलग लोकेलिटी में रहता है, वहाँ पे उसके गांव में रोड नहीं है, तो उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके गांव में रोड बन जाए, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, वो उसके नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। मगर एक पर्सन बी है वो कुछ अलग जगह पर रहता है, तो वहाँ उसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, तो उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा कि उसके गाँव में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो डिफरेंट पर्सन्स के लिए नेशनल डेवलपमेंट का परसेप्शन भी डिफरेंट होता है। क्या है? डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटरमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन्स इज कॉल्ड एज नेशनल डेवलपमेंट। एक बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेटरमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन्स इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। मगर ये सिर्फ सिंगल डेफिनेशन से नहीं हो सकता है, हमें ब्रीफली नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है उसको सीखने के लिए नीचे का पॉइंट देखना पड़ेगा। क्या नेशनल डेवलपमेंट
कब कह सकते हैं? जब इंप्रूवमेंट हो। किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस में, सोशल एंड कल्चरल बिलीफ्स। इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। अगर आपके इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होता है, कैसे जीडीपी बढ़ती है, तो आपकी वो नेशनल डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी रोड रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो आपके लिए क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ये पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए किस में? साइंस, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D। आपकी कंट्री में अच्छे अच्छे इनोवेशंस होने लगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करके आपकी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल बिलीफ। इसमें जैसे जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे जो सोशल एंड कल्चरल बिलीफ जो पुराने थे उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, उनके विचारों में इंप्रूवमेंट आ जाए, वो आज के इससे चलने लगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी कास्ट के बेसिस पे या कोई भी रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कुछ अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिस है या सती प्रथा हो गया, ऐसे कौन सी भी जो पुराने प्रैक्टिस जो पहले लोग करते थे वो नहीं करे, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए, तो नेशनल डेवलपमेंट होता है। नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचना सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं होता है, सोशली होता है, कल्चरली होता है या इकोनॉमिकली, ये सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। जैसे आपने देखा था कि कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल, यानी कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है वो सामने वाले के लिए हो ही सकता है या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही अगर नेशनल डेवलपमेंटल ये जो नेशनल डेवलपमेंटल गोल है वो भी कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। आप सोचो कि ये कैसे कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, तो उसको हम एग्जाम्पल से मदद से समझते हैं। गवर्नमेंट को अगर एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है, हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, और वो भी 4 लेन या 8 लेन वाला बड़ा वाला हाईवे, वो हाईवे एक पर्सन की खेत से गुजरता है, और वो जो पर्सन है, वो जो खेत की अपनी ज़मीन है, वो गवर्नमेंट को देना नहीं चाहता, मगर गवर्नमेंट को तो वहाँ से हाईवे बनाना ही पड़ेगा जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है और पूरे सिटीजन्स को फ़ायदा मिल सके। इसमें क्या है, उस लैंड ओनर के लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि वो देना नहीं चाहता अपनी लैंड, मगर ये जो गवर्नमेंट के लिए क्या है, डेवलपमेंटल गोल है। तो ये क्या है, यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल हो रहा है इन द नेशनल डेवलपमेंट के सेंस में। इसलिए हमें नेशनल डेवलपमेंट कब कहना चाहिए? जब कोई भी काम करने से लार्ज नंबर ऑफ पीपल का फ़ायदा हो रहा हो, तो वो नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल का फ़ायदा हो रहा हो तो कंसिडर नहीं किया जाता। आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी क्या है कि बेनिफिट मोर और लेस नंबर ऑफ पीपल, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट कर रहा है वो काम होने से, तो नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये हमारा पॉइंट था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कंपेयर 2 डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज, और नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एवरेज इनकम। ये कंसेप्ट इसमें आता है कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक कंट्री डेवलप है या एक कंट्री डेवलप नहीं है। कंपैरिजन के हम कौन से फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं वो हम समझेंगे। उसमें का हम पहला फैक्टर यूज़ करेंगे अभी, कौन सा? एवरेज इनकम वाला। उसमें का कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम बाकी के फैक्टर्स सीखेंगे इसमें। तो हमारा फर्स्ट इसमें क्या है? एवरेज इनकम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एवरेज इनकम होता क्या है आखिर। एवरेज इनकम इसका सेकंड नाम है पर कैपिटा इनकम, इसका और एक नाम है एवरेज इनकम का टोटल इनकम ऑफ कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री की कितनी इनकम हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो होता है हमारे लिए एवरेज इनकम। उसे हम कहते हैं एवरेज इनकम। तो क्या है, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप किसी कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कंट्री ए और फॉर एग्जांपल कंट्री बी, इन दो कंट्रीज को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इन दोनों में से किसका एवरेज इनकम ज़्यादा है उसको आप मोर डेवलप कंट्री कह सकते हो। ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, मगर ये पूरा स्टेटमेंट भी नहीं है। क्या, अगर किसी कंट्री की एवरेज इनकम ज़्यादा होती है तो वो डेवलप होती है, बराबर है, मगर वो सेंटेंस पूरी तरीके से बराबर नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, ये फैक्टर्स हम आगे हम समझेंगे। मगर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है तो डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट है मोर एवरेज इनकम इक्वल्स टू मोर डेवलपमेंट। अभी हमने देखा था अगर किसी कंट्री की इनकम डॉलर्स में बात हो रही है हमारे $12,056 या उससे ऊपर होती है तो वो कंट्री रिच कंट्रीज के कैटेगरी में आती है। अगर किसी कंट्री की इनकम $955 या उससे कम होती है, एवरेज इनकम, इनकम टोटल इनकम नहीं, एवरेज इनकम की बात हो रही है, होती है, तो लोअर इनकम कंट्री में आती है। और हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है? 1820, ये हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। और हम किस रेंज में आते हैं? ना हम लो इनकम कंट्री में, ना हम रिच कंट्रीज में आते हैं, हम मिडल में आते हैं। क्या, लो मिडल इनकम कंट्री में हम आते हैं। और ये जो हमने डेटा देखा है यहाँ पे, ये 2017 के डेटा के हिसाब से, अगर आपके टेक्स्ट बुक में डेटा अभी का आया हो तो आप उससे अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ एवरेज इनकम।
अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है तो डेवलप तो होती है, मगर ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। उसको अभी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आ रहा होगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो टेबल के हिसाब से हम समझेंगे। तो उस टेबल में आपको सपोज करना है कि एक कंट्री में 5 पीपल रहते हैं और दूसरे कंट्री में भी 5 पीपल रहते हैं, तो उनकी मंथली इनकम और कंट्री ए और कंट्री बी आपको दिया गया है और हर एक पर्सन की इनकम उसमें दी गई है। तो पर्सन ए जो कंट्री ए में रहता है उसकी इनकम है 9,500, सेकंड पर्सन की 10,500, थर्ड पर्सन की 9,800, फोर्थ पर्सन की 10,000 और फिफ्थ पर्सन की 10,200। ये कंट्री ए की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कंट्री बी की। उसमें फर्स्ट पर्सन की इनकम 500, सेकंड पर्सन की 500, थर्ड पर्सन की 500, फोर्थ पर्सन की 500, फिफ्थ पर्सन की 48,000 ये इनकम है। अगर आप अभी एवरेज इनकम का फार्मूला यूज़ करके उस कंट्री का एवरेज इनकम निकालते हो, यानी कि आप ये पूरे कंट्री के पर्सनस की इनकम को अगर ऐड करते हो 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 प्लस 10,200 डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो 10,000 आंसर आएगा। ये एवरेज इनकम है कंट्री ए की, यानी कि कंट्री ए की एवरेज इनकम क्या दिखाई जा रही है हमें 10,000। अगर हम कंट्री बी की बात करते हैं, सेम वे में अगर हम उसका एवरेज इनकम फाइंड करते हैं वो भी 10,000 आ रही है। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कंट्री ए में जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक प्रॉपर अमाउंट पे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। मगर आप सेम वे में अगर कंट्री बी के बारे में बात करते हो तो उसमें 4% की इनकम 500 है, सिर्फ एक ही पर्सन की इनकम 48,000 है। यानी कि कंट्री की एवरेज इनकम तो अच्छी है, मगर जो कंट्री में पर्सन्स रह रहे हैं उनकी कंडीशन कुछ अच्छी तरीके से नहीं है। सिर्फ सिलेक्टेड पीपल के पास ही पूरे कंट्री का पैसा है और बाकी की जो पीपल है उनके पास मनी अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एवरेज इनकम का कंसेप्ट है, आपको एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चलता है, मगर पूरी तरीके से उसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते हो। एवरेज इनकम आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन छुपाता है मनी का, कि किस वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा। तो ये था कंसेप्ट हमारा एवरेज इनकम का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ये पूरी वीडियोस की सीरीज़ आप कंटिन्यू देखते रहना, कोई भी पार्ट मिस बिल्कुल भी मत करना। और ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं तो आपको दोस्तों में भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का आपका सपोर्ट इस चैनल को देते रहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।